राहिला मेरी गहरी दोस्त थी। हमने इकट्ठे कॉलेज और स्कूल में पढ़ा। वो बड़ी नाजुक और खूबसूरत थी। अच्छे घराने से थी। 4 बहन भाई थे। सभी बहुत मुहज़्ज़ब, बाअखलाक और मोहब्बत करने वाले, लेकिन राहिला उनमें अनमोल थी। हर किसी के दुख सुख में साथ निभाती थी। गरीबों की हमदर्द, कैसी के साथ फ़र्क नहीं करती थी। किसी से नाराज़ भी होती तो थोड़ी देर के लिए फिर उसे फ़ौरन माफ़ कर देती थी। हम फ़लसफ़े की तालिब इल्म थी। वो बहुत ज़हीन तालिबा थी। फ़लसफ़े में अव्वल नंबर रहती। इसको खुदा ने सोचने समझने की ज़बरदस्त सलाहियत अता की थी। जो बात कोई घंटों में समझ पाता वो मिनटों में समझ लेती थी। इसी वजह से घर मज़ाक़ा लोग इसको सियानी कहते थे। कुछ लोग अल्लाह ने ऐसे बनाए होते हैं जो हर पहलू से खुशनुमा होते हैं। सूरत, सीरत, किरदार, अखलाक, सूझबूझ, समझ, गरज क्या तारीफ़ करूं, जो उसे देखता था इस पर मर मिटता था। अक्सर मैं राहिला से कहती थी कि तुम पढ़ लिख कर जज बनूंगी, क्योंकि तुम में लोगों को हज करने की बड़ी सलाहियत है। कोई नहीं जानता कि इंसान की तकदीर में क्या लिखा है। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ और है। वही लड़की जिसके बारे में सब कहते थे कि बहुत ज़हीन है, बहुत समझदार है, बड़े अच्छे दिमाग की मालिक है और सही फैसला करने की खुदादाद सलाहियत रखती है, जब इसने अपनी ज़िंदगी के बारे में सबसे अहम फैसला किया तो लोग हैरान और शशदर रह गए। मैं अक्सर राहिला से कहती कि तुम खुशकिस्मत हो कि लोग तुमसे प्यार करते हैं। तुम ठीक कहती हो, लोग मुझे पसंद करते हैं, मगर मुझे अभी तक कोई अच्छा नहीं लगा जिसको मैं दिल से और शिद्दत से चाहूँ। वो अपनी दुनिया में मगन थी। मुस्बत सोचों के साथ जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल करते हुए हमेशा खुशबाश रहती थी। कोई क्या सोचता है इसके बारे में, इसकी वो कभी परवाह न करती थी। राहिला की उम्मी इससे बहुत मोहब्बत करती थी। अच्छे से ऊंचे शत्ता ठुकरा देती। आला से आला ख़ानदानों से इसके लिए रिश्ते आए। ख़ानदान के पढ़े लिख, आला मेयार और आला ओहदों पर फाइज लड़कों ने ख्वाहिश की कि वो राहिला से शादी करें, मगर वो बज़िद थी कि उन भी किसी के बारे में सोचने की गुंजाइश नहीं थी। लड़कियां दौलत पर मरती हैं। बेशक आजकल के दौर में दौलत एक ज़रूरी शय है, लेकिन सिर्फ दौलत ही तो सब कुछ नहीं होती। इससे माँ बाप ने घर में इतनी आसाइश, मोहब्बत और सहूलतें दे रखी थी, उसने कभी सोचा ही नहीं कि दौलत की क्या अहमियत है। बस यही कहती थी कि आज तक मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, चाहे वो कितना ही दौलतमंद हो, खूबसूरत हो। जिस लड़की ने दुनिया की सहूलत माँ बाप के घर देखी हो, भला इसे क्या खबर के बाहर की दुनिया कैसी है, कितने मकरो फरेब से भरी हुई है। वो भी ये कर चुकी थी और घर में बूर होने की वजह से अक्सर मेरे घर आ जाती थी। फिर अचानक वो हुआ जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। राहिला इन दिनों एक इदारे में अंग्रेज़ी बोल चाल सीखने जा रही थी कि वहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई जो चर्ब ज़बानी में अपना सानी नहीं रखता था। वो लड़की जो कहती थी कि कोई मेरे दिल को नहीं भाता, चाहे कितना खूबसूरत और दौलतमंद क्यों ना हो। उसने ऐसा फैसला कर लिया कि मैं हैरान रह गई। इसने अपनी उम्र से कई गुना बड़े शख्स के साथ शादी करने का फैसला कर लिया, जो पहले से शादीशुदा और कई बच्चों का बाप था, और बड़ी बात यह कि बदसूरत भी था। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कहाँ राहिला एक नर्म व नाजुक फूलों ऐसी हुसैन शहजादी, और कहाँ वो देव है कल काला भूत सा आदमी, जिसने भी सुना दांतों तले उंगली दबाकर रह गया। सब ने समझाया कि कुछ खुदा का खौफ करो, लोग क्या कहेंगे, उम्रों का इतना फ़र्क है, फिर वो शादीशुदा है, तुमको रिश्तों की क्या कमी है। मालूम नहीं राहिला को क्या हो गया था, जिसकी खातिर लोग जान देने को तैयार थे, दुनिया की हर शय निसार करने को तैयार थे, मगर वो कहती थी कि असल में जो बात है वो किसी में नहीं, और मैं सूरत की नहीं फिरासत की शैदाई हूँ। मुझे उनसे प्यार हो गया है, मैं उन्हीं से शादी करूँगी चाहे कुछ हो जाए। माँ बाप समझाकर हार गए। आखिर बेटी की खुशी की खातिर इसकी शादी असद साहिब से कर दी। जाने इस मक्कार ने कैसे इसे शीशे में उतारा, नहीं मालूम। हम समझ रहे थे कि ये इसका जज्बाती फैसला है। शायद असद ने किसी जादूगर से इस पर जादू कराया कि इसको कुछ दिखाई नहीं देता था। आखिरकार शादी हो गई। वाकई मेरी दोस्त ने इसको टूट कर चाहा। वो थी और बस घर की 4 दीवारी थी।
मैं हैरान थी कि क्या ये वही राहिला है। कितना खुश नसीब इंसान है कि उसे राहिला जैसी बीवी मिली। बीवी भी वो जो खूबसूरत और अच्छे घराने और अच्छे किरदार की। जब भी आती घर वालों से मिलने तो मुझसे ज़रूर मिलती। कहती थी किरण, सब अच्छा है, फिर दबी जुबान से कहती, मगर मेरे ससुराल के लोग कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं। कभी कभी शौहर भी उन जैसा लगता है। जितनी चाहो उन लोगों की खिदमत करो, मगर ये बेहिस लोग हैं। वो अपने शौहर के पहले बच्चों के साथ भी अच्छा सलूक करती थी। जवान बच्चे थे, मगर राहिला ने कभी महसूस नहीं किया मगर वो लोग अजीबो गरीब सोच के मालिक थे। राहिला से हसद करते थे। ये जितना भी उनका ख्याल रखती वो मजीद दूर होते जाते। इस वजह से राहिला बहुत परेशान रहने लगी। अब पता चला कि शादीशुदा मर्द कभी अपना नहीं हो सकता। इसकी जिंदगी बटी हुई होती है। पहली बीवी और उसके बच्चे इसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी हकीकत होते हैं। और जो लड़कियां जानते बूझते किसी शादीशुदा मर्द का इंतखाब कर लेती हैं, उनको फिर इस किस्म के हालात से दो चार होना पड़ता है। उन्हीं दिनों वो उम्मीद से हो गए। सौकन को बड़ी बहन कहकर घर में आई थी, लिहाजा आपा का दर्जा तो देना था। आपा सारा दिन पलंग पर बैठी रहती थी और ये उसकी खिदमत गुजारी में जती रहती। ये सोच कर कि एक औरत के हक पर डाका डाला है, तवाबास की इज्जत और खिदमत करनी ज़रूरी है ताकि वो राज़ी रहे। हर काम की एक हद होती है। जब बात हद से बढ़ जाए फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर यही हो सकता है कि दो बर्तनों का टकराव हो और शोर हंगामा सारी दुनिया सुन ले। इसमें भी इज्जत का घाटा होता है कि घर की बात घर में रहनी चाहिए। मुंह से निकली हुआ में उड़ी, कुत्यो है चली। राहिला जिस खानदान से ताल्लुक़ रखती थी वहाँ शर, फसाद, ऊंचा बोलना, नोक झोंक, ऐसी बातें सख्त नापसंद की जाती थीं। ऐसी बातों की वो आदी भी नहीं थी। वो चुपचाप सौकन की ज्यादतियां बर्दाश्त करती रही, यहाँ तक कि बीमार पड़ गई। इसकी तबीयत खराब थी, चक्कर आते, उल्टियां होती, मगर सौकन रियायत ना करती। नौकर के होते कहती कि तुम मुझे पक्का कर दो, तुम्हारे हाथ का सालन मुझे पसंद है, चाय तुम बनाकर लाए। नौकर को चाय बनाने का क्या ढंग। गरज इससे बानदियों की तरह सलूक करती। आखिरकार ये दबाव इतना बढ़ा कि फिर इसका नाजुक वजूद ये बार ना सह सका और वो बार आवर होने से पहले ही बेशमर हो गए। मुस्तकबिल की खूबसूरत उम्मीद जो इसके पहलू में परवरिश पा रही थी, इसने कब्ल अज वक्त दम तोड़ दिया। राहिला को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा, जहां वो 15 दिन रही। और जब घर आई तो किसी ने इसके साथ हमदर्दी का एक बोलिन बोला कि वो इतने दिन बीमार रही है, अब कैसी है। इसकी तीमारदारी की बजाय इन लोगों ने ये किया कि फिर से इसको काम पर जोत दिया। राहिला इस सलूक पर बहुत दिलबर्दाश्ता थी। शौहर से उम्मीद थी कि दिलजुई करेगा। कब्ल अज वक्त को के खाली हो जाने का दुख उसकी आंखों से बहते इन सोहे को प्यार के दो बोल कहकर समेट लेगा। दुख कम हो जाएगा, मगर शरीक हयात ही जब चिकनी मिट्टी का बना हो तो फिर किसी और से किया शिकायत। वी यक जाकर रहना चाहती थी ताकि चंदों आराम कर सके। इसने इसकी भी इजाज़त नहीं। कहा कि हमारे यहाँ बीवी जब एक बार शौहर के घर रुखसत होकर आ जाती है तो मरकर मैके की तरफ नहीं देखती है। राहिला अपनात के दर्द मेरे सवा किसी से न कहती थी। वालिदैन को इसलिए भी ना बताती थी कि उन्होंने तो पहले ही मना किया था। एक बीवी बच्चों वाले शख्स से शादी से रोका था। एक उन्होंने किया, खानदान के हर फर्द ने, रिश्तेदारों ने, खुद मैंने हाथ जोड़े थे कि बड़ी गलती कर रही हो, बाज ए जाओ। लेकिन हम लड़कियों की बस यही एक कमज़ोरी है कि अक्ल की बजाय दिल से सोचती हैं और अपने बुजुर्गों का कहा नहीं सुनते। बाद में किस क़ियामत से गुजरना पड़ेगा इसका इदराक नहीं रखती। मैंने उन दिनों भी इसे कहा कि तुम शौहर से हमदर्दी की तवक्को मत रखो और फिर वालिदैन को अपने हालात से आगाह कर दूर ना। तुम्हारी सौकन कभी तुमको माँ के मुक़द्दस रुतबे से सरफराज होना ना देख सकेगी। ये ऐसे ही तुम पर अरसा हयात तंग रखेगी। शौहर खामोश तमाशाई बना हुआ है, वो कब तुम्हारी तरफदारी कर सकता है। इसमें बीवी और अपने जवान साल बच्चों से मुकाबले की हिम्मत नहीं है। पहली बीवी का कुंबा काफ़ी बड़ा और बारसोख था। असद इस वजह से भी देते थे जबकि उधर राहिला के वालिदैन शराफत की वजह से कभी इसके घर की तरफ का रुख भी ना करते थे। कोई बात करना तो कजो बेचारे तो बस आजिज़ी से सर झुकाए रखते थे ताकि उनकी बेटी का घर बसर है। जाने घर बसना किसको कहते हैं और ये कैसे बनता है,
मेरी समझ में नहीं आता था कि इसके लुग़वी मानी क्या हैं और हकीकी मानी क्या है। राहिला जिसको घर की आबादी कहती थी, मेरी नज़र में तो वो औरत की बर्बादी थी। बहरहाल उन सारी बातों का ताल्लुक इंसान के दिल की आबादी से होता है। मैं सोचती थी मुमकिन है इसी तरह इसका दिल आबाद हो, क्योंकि दिल के मामलात सबसे जुदा होते हैं। मैं राहिला के घर गई। वो नकाहत से जर्द पड़ी हुई थी, फिर भी सौकन के कपड़े इस्त्री कर रही थी। मैंने उसको कहा, तुम कमजोरी से उदेमुई हो रही हो, फिलहाल ये काम उनको खुद करने दो और तुम अपने कमरे में जाकर लेट जाओ। जो शय तुमको चाहिए नौकर को आवाज देकर कमरे में मंगवा लो। तुम्हारा भी तो यहाँ बराबर का हक है, कहने लगी। नहीं किरण, इस तरह तो मसाइल पैदा होंगे और मैं नहीं चाहती कि मसाइल पैदा हो। जब असद से मेरी शादी हुई थी, मैंने उनसे वदा किया था कि मैं उनके घर के सुकून को तहस नहस करने का बाइस नहीं बनूंगी, बल्कि हर फर्द को आराम और सुकून पहुंचाने की कोशिश करूंगी। मैं इनको भी परेशान नहीं करूंगी ताकि वो सुकून से काम कर सकें। राहिला का फलसफा अजीबो गरीब था। अपनी ज़ात के हुकूक वो भला चुकी थी, बस फ़राइज़ अदा करने में लगी हुई थी, ये सोचे बगैर कि मैं जो इतना उनको सुकून देने की कोशिश कर रही हूँ, इसके बदले में ये लोग मुझे क्या दे रहे हैं, इसकी इस किस्म की सोच भी नहीं थी। इसकी बस मुस्बत किस्म की सोच थी। कहती थी मुझे अल्लाह ताला औलाद भी दे देगा, बस मुझे अपने शौहर की भरपूर चाहत चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ शौहर भी औकात से बाहर आने लगा। अपने ख़ानदान की तरह उनका भी तौर तरीक़ा ज़ाहिर होने लगा। पहले बदतमीज़ी से बात नहीं करते थे, गाली गलौज नहीं करते थे, फिर ये भी करने लगे। वो बहुत हैरान होती कि किरण, मैं इतनी अच्छी हूँ और कितनी अच्छी उन लोगों के साथ रहूं, लेकिन ये अजीब लोग हैं, मुझको सिर्फ इसलिए जलील कर रहे हैं ताकि खुद जलील हूँ। तब मैं इसको समझाती कि ऐसी बात नहीं, तुमने असद से शादी की है और उनकी दूसरी बीवी बनी हो। यह तुम्हारी ऐसी खता है जिसको ये लोग किसी तौर पर मुआफ़ करने पर तैयार नहीं हैं, चाहे तुम उनको तख्त पर बिठाकर उनके पीर धो धोकर क्यों ना पियो, ये तुमको दिल से कबूल करने वाले नहीं। ऐसा ख्याल दिल से निकाल दो और अपने शौहर को जतलाए कि वो तुम्हारे आराम और सुकून का भी पूरा पूरा ख्याल करे। राहिला बहुत ज़्यादा सोचने वाली लड़की थी। वो हर बात पर, हर मामूली से मामूली तकरार पर गौर व फिक्र करती थी और दिल की इतनी अच्छी थी कि फिर कसूर अपना ही निकाल लेती थी। वो बहुत कम शौहर से शको करती, फिर भी असद इसको बात बात पर जलील करने लगा। वो उसको मारता और एहानत करता कि तुम ऐसी थी, तुमको क्या मेरे बीवी बच्चे नजर नहीं आ रहे थे, तुम वैसी थी। अगर इतना ही अपना खसारा नजर आ रहा था तो क्यों की थी मुझसे शादी। वो हैरान होती कि यहाँ तो चित भी मेरी पिट भी मेरी वाला मामला है। कभी वो कहता कि तुम्हारे माँ बाप बेहिस हैं, तुमको गाय समझकर हाँक दिया है, अब उनको फिक्र ही नहीं है कि कोई हमारी बेटी से क्या सलूक करे, वो मुदाखलत तक नहीं करते जैसे मर गए हूँ। और कभी कहता तुम्हारे रिश्तेदार ज़रा मुदाखलत तो करके देखे, गरज कभी कुछ कहता और कभी कुछ, और वो खामोश हो जाती। दिल में अब वो सख्त परेशान रहने लगी थी। जिसको अपना सब कुछ जाना, इसका हाल देखो, ये खुद किया है और बातें कैसी करता है। अब जब भी आती राहिला उदास ही होती, रोती और कहती कि किरण में क्या करूं, मेरे माँ बाप, भाई बहन, घर वाले कोई भी मुदाखलत नहीं करते और ना मैं चाहती हूँ कि वो मेरी खातिर यहाँ आकर कोई बात कहीं और मामलात ख़राब हों। मैं नहीं चाहती कि किसी को दुख पहुँचे, क्योंकि यह शख्स मेरी पसंद था। वो बूढ़े शौहर को खुदा जाने क्यों इतना पसंद करती थी। ये ना सोचा कि मेरी उम्र, मेरी खूबसूरती, मेरी इज्जत की भी कोई कदर और कीमत है। मगर बड़े कहते हैं कि जब इंसान का मुकद्दर ख़राब हो तो वो ऐसी ही फाश गलतियाँ करता है। वही राहिला के साथ हुआ। अब वो अक्सर मुझे फ़ोन करती, किरण मुझे एतराफ़ है कि मैंने बहुत बुरा और गलत फ़ैसला किया था, इस अधूरे इंसान से शादी करने का, बगैर लालच के, महज ये सोच कर कि इसका ज़हन, इसकी सोच खूबसूरत है। मुझे क्या खबर कि इन खूबसूरत बातों और सोचों के अंदर कितनी बदसूरती छुपी हुई है। मैंने हर चीज़ कबूल की इसकी, मगर अब कोई बात बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि इंसान एक नाकाबिल एतबार शय है। मुझको इसकी किसी बात पर एतबार नहीं रहा।
मैंने जो वादे शादी से पहले इसके साथ किए थे वो निभाए, मगर उसने अपना एक भी अहद ना निभाया। अब भी मैं ही उनके साथ निभा करने में लगी हूँ, लेकिन उन लोगों को इस बात की कतई परवाह नहीं है कि मैं उनके साथ रहूं या चली जाऊं। मैं अपनी दोस्त के लिए बहुत परेशान थी। इतनी काबिल और लायक लड़की बिल्कुल गुम हो गई थी। मैं कहती थी, राहिला, ऐसे कुंबे को अब छोड़ दो जो तुम्हारी अच्छाइयों और सलाहियतों को खा रहे हैं। असद तुम्हारे काबिल नहीं है। मगर वो कहती, किरण, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। माना कि अपनी जिंदगी के फैसले से बहुत परेशान हूँ, मगर मैंने सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया है। बेशक अपनी बीवी बच्चे सभी को अजीज होते हैं, मगर मैं भी तो बीवी हूँ। कब तक? आखिरकार राहिला अपने शौहर से दिमागी तौर पर दूर होती गई। वो कमज़र्फ ये समझता था कि यह मजबूर व बेबस औरत है और अब कभी कहीं नहीं जा सकती, जबकि वो शराफत की वजह से पीर दिन देख रही थी। इसने बहुत कोशिश की कि यह शख्स, मेरा शौहर, हमेशा मेरे वफादार रहे, चाहत के साथ मेरे हमरा ज़िंदगी गुजारे, मगर बदनसीब ये ना समझ सकी कि ज़िंदगी में एक दो बार ही अल्लाह ताला किसी को अच्छा साथ खूबसूरत मौका देता है, बार बार नहीं। आखिरकार वही हुआ जो राहिला ने कभी सोचा भी ना था। एक रोज़ उसने मुझसे कहा कि किरण, मैं अब इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे इससे नफ़रत हो गई है। उसने मेरी चाहत, मेरी वफ़ा, मेरी कुर्बानी को मिट्टी कर दिया है। फिर उसने एक बैग में चंद कपड़े उठाए और अपनी एक दोस्त के घर चली गई जो वकील थी। फिर इसकी ज़िंदगी में नया मोड़ आ गया। इसकी दोस्त वकील का भाई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत खूबसूरत, वजीह आदमी था। दुनिया के कई बड़े मुल्कों में इसका कारोबार फैला हुआ था। जब इसको राहिला के सारे हालात का इल्म हुआ, इसने शादी की पेशकश कर दी। यूं वकील दोस्त की मदद से राहिला ने असद से खुल की दरख्वास्त दायर कर दी। अब असद को होश आया कि ये क्या हो गया है। इसने भी अदालत से रुजू किया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो जो कुछ करता रहा था, इसका एहसास अब हो तोर अहला के बहन भाइयों के कदमों पर जा गिरा कि मुझको मुआफ़ी दिलवा दे। मैं इतनी वफादार और खूबसूरत बीवी की कदर ना कर सका। उसने हर तरह से यकीन दहानी कराई कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मगर राहिला ने कहा, अब वक्त गुजर गया। अदालत से खुल की डिग्री राहिला के हक में हो गई और फिर उसने अरबपति शख्स से शादी कर ली। वो इसको लेकर बाहर चला गया और इसे सोने में तोल दिया। उसने इस कदर मोहब्बत राहिला को दी कि वो पिछले सारे गम भूल गई। दौलत की कमी ना थी, लाखों एक दिन में खर्च कर देती थी। खुदा ने सुन ली। उसने अपना इलाज कराया। 2 खूबसूरत बेटे जुड़वा हो गए। आज वो दुनिया में खुश और मगन है। असद को भूल कर भी याद नहीं करना चाहती, जबकि वो इसकी याद में रोते थे, सिसकियां भरते थे। आखिर इन पर फालिज का हमला हुआ। वो बिस्तर पर पड़ गए। बीवी बच्चे इनको बेवफाई की सजा देने लगे। इनको पूछते तक ना थे कि कहाँ पड़े हो, किस हाल में हो। अब कहते थे कि अगर राहिला साथ होती वो खिदमत करती। इस हालत में पाकर वो ऐसा कभी ना करती, क्योंकि तबीयत वो एक शरीफ औरत थी। सच है, दुख में कोई किसी का नहीं होता। बदनसीब होते हैं जो अच्छे रिश्तों की कदर नहीं करते।